मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जितना मर्जी टैलेंटेड हो, जब तक अल्लाह ताला राजी नहीं ना, उसकी रजामंदी नहीं, कुछ नहीं हो सकता। लक बहुत जो बड़ी मर्जी चीज़ आप कर होती लो, है। या तो बर्बाद कर दो। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फ्यूशन मैगज़ीन। आज जो हमारे मेहमान हैं हमारे साथ स्टूडियो में, सुना है जब वो सेट पे बैठते हैं तो वो बात से बात निकालते हैं और गप्पें बड़ी लगाते हैं। सारे को स्टार्स यही कहते हैं उनके बारे में। वो डांस भी बड़ा अच्छा करते हैं, आजकल एक्टिंग में वो छाए हुए हैं, एक नहीं तीन प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं। हम उन्हें परदेस, इश्क है और शहनाई तीनों में देख रहे हैं, कहीं वो पॉजिटिव हैं कहीं वो नेगेटिव हैं। तो हमने सोचा कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं उनका ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ और आगे के क्या प्लान्स हैं। तो मिलते हैं हमाद शोएब से। अस्सलाम वालेकुम हमाद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं राबिया? मैं ठीक ठाक, आप बताएं भाई। मजे में। तीन ड्रामे, कौन सा आप खुद कौन सा देख रहे होते हैं? सबसे ज़्यादा इंतज़ार किसका होता है? ऑनेस्टली आई वॉच ऑल ऑफ देम। मैं तो अपने ड्रामास के अलावा भी दूसरों के ड्रामास देखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज ए न्यू एक्टर, एज ए न्यू कमर, आपको लोगों का काम देखना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, और जितनी ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे आप, उतनी अच्छे आप एक्टर बन सकते हो। तो बल्कि मैं तो अपने जो हमारे फेलो एक्टर्स हैं, जो मेरी एज के हैं और मेरे साथ जिन्होंने करियर शुरू किया, मैं उनको करता हूँ एडवाइस कि आप जितना लोगों का काम देख सकते हो देखो, क्योंकि मैं देखता हूँ। पिक करते हैं आप चीज़ें, पिक करते हो आप लोगों की गलतियों को भी देखते हो, लोगों के पॉजिटिव वाइब्स को भी देखते हो, उनके पॉजिटिव एक्शंस को भी देखते हो। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप देख के ऑब्जर्व करो, आप अच्छे एक्टर बनते हो। लेकिन खुद अभी जवाब नहीं दिया सवाल का आपने। बताएं। वो यही था, तीनों में से इस वक्त आपका फेवरेट कौन सा चल रहा है? मैं तीनों देख रहा हूँ। नहीं, देख तो तीनों है, फेवरेट कौन सा है? फेवरेट मेरा शहनाई है, फेवरेट मेरा इश्क है, फेवरेट मेरा परदेस भी है। मुझे कैसे पता था कि ये लाइन बोलेंगे, फेवरेट मेरा शहनाई है, फेवरेट। चलिए सही है, आई अंडरस्टैंड इट्स डिफिकल्ट कि आप तीन कैरेक्टर्स कर रहे हो, इतने डिफरेंट पे उसमें से चूज कर। आपको पता है 3 कर रहे हो और 3 एक साथ, ये भी नहीं कि गैप के शूट भी साथ कर रहे थे? शूट भी मैंने साथ किए, मैं तो क्लैशेस भी किए हैं, तो मतलब एक दिन पे 2 शूट्स। एग्जैक्टली, आई यूज्ड टू वर्क फॉर शहनाई, दिन में, रात को परदेस, या कभी रात को परदेस, दिन में शहनाई, इस तरह। क्योंकि रोल्स बड़े डिफरेंट हैं और उसमें जो शेड्स हैं वो बड़े डिफरेंट। जैसे अगर हुनैन है और फिर आप हारिस को लें, तो वो दोनों बड़े डिफरेंट टाइप की नेगेटिविटी है। एग्जैक्टली, वो ये नहीं है कि एक जगह चीख रहा है तो दूसरी जगह भी चीख रहा है। और मैच नहीं कर रहा। आई एम ग्लैड, मुझे लगता था कि मैं 2 नेगेटिव्स एक साथ कर रहा हूँ, तो शायद लोग ये कहेंगे यार ये तो एक तरह काम करते हैं, बट पीपल आर एक्चुअली अप्रिशिएटिंग, उनको डिफरेंस नजर आ रहा है। और जो परदेस है वो तो वैसे ही पॉजिटिव है, इट्स रियली पॉजिटिव। बेसिकली ये कि मुझे लोग कहते थे, जब मैंने ये किए शहनाई किया, तो लोगों ने कहा नेगेटिव क्यों, आपको तो पॉजिटिव करना चाहिए। अब मैंने शहनाई और परदेस एक साथ किया था साइन, तो ऑब्वियसली एयरवाई इज़ अ बिग चैनल, मुझे स्क्रीन टाइमिंग अच्छी मिल रही थी, स्क्रीन प्रेजेंस मिल रही थी, कास्ट इतनी बड़ी थी, ऊपर से प्रोजेक्ट इतना बड़ा था। तो मुझे तो ऐसा लगता है न्यू कमर, आपको एक तो एक बढ़िया ना हमारे यहाँ पे माइंडसेट है कि लोग आके हमें एडवाइस बहुत करते हैं कि यार ये क्यों किया, ये ना करते, ये कर लेते। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि न्यू कमर्स के बाद इतनी चॉइस नहीं होती। True. उनको ये नहीं होता कि यार मुझे 10 प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो इसमें से मैं 2 करूँगा, 8 रिजेक्ट करूँगा। उनको 3 मिलते हैं, उनको तीनों ही करने पड़ते हैं, ऑब्वियसली फॉर द कम्युनिकेशन प्रोडक्शन हाउसेस के साथ। दूसरा, लोगों को दिखाने के लिए कि यार हम परफॉर्मर कैसे हैं। अब अगर मैं 3 प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ अभी, तो आगे भी तो मुझे इनके बिहाफ में मिलेगा प्रोजेक्ट्स। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आपका कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जाए जो क्लिक कर जाता है। आई एम रियली ग्लैड कि मेरे तीनों कर गए, माशाल्लाह। आई एम रियली हैप्पी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कोई भी मिले प्रोजेक्ट, अच्छा हो, कास्ट अच्छी हो, स्टोरी अच्छी हो, यू शुड गो फॉर इट। आप न्यू कमर जब आप हो, आपको हर काम करना चाहिए। मैं आपके इंटरव्यूज देख रही थी, पढ़ रही थी आपके बारे में कि मदर के साथ बड़ी स्पेशल रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा। तो शुरू से ही बचपन से ऐसा था। ये बहुत दफ़ा होता है ना, लड़के जब ग्रो कर रहे होते हैं तो इतनी शरारती, और आपने तो माशाल्लाह से बहुत अपनी अम्मा की नाक में दम करके रखा हुआ था, तो वो थोड़ा सा फ्रिक्शन होती है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो ज़्यादा कदर आती है माँ बाप की। आपके साथ क्या था? शुरू से ही अच्छी रिलेशनशिप थी या एक स्टेज आई, कुछ हुआ कि अम्मी बेस्ट फ्रेंड बन गई? अम्मी के साथ मेरी शुरू से दोस्ती थी, अब्बू के साथ भी। मेरे पेरेंट्स, अब्बू का रोब मेरे नहीं, अब्बू का भी नहीं। पेरेंट्स जो है ना मेरे, वो बहुत फ्रेंडली हैं शुरू से। शायद इसी वजह से हमारी जो एक तरह से तरबियत है, वो उन्होंने जिस तरह हमारी की, उन्होंने कभी हम पे डांट डपट नहीं की, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, बहुत प्यार से हमेशा समझाया। तो उससे ये हुआ कि आज भी अगर हम कुछ गलत काम करने लगते हैं ना, तो फ़ौरन से अम्मी अब्बू का चेहरा सामने आ जाता है कि यार उन्होंने बड़े प्यार से सिखाया है, उनके लिए कुछ गलत
मोमेंट ना क्रिएट करना। तो मेरी ना उनके साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, अम्मी अबू के साथ, दोनों के साथ। और मेरी अम्मी, शी यूज्ड टू से व्हेन आई वाज लाइक 13-14 years एंड आई यूज्ड टू परफॉर्म इन माय स्कूल और इवेंट्स पे, फैमिली गैदरिंग्स, शादी पे, तो मेरी अम्मी कहती थी कि ये मेरा ना बच्चा जाएगा मीडिया में। अच्छा, शुरू से कहती थी वो? शुरू से कहती थी ही विल बी एन एक्टर। देन व्हेन आई टर्न्ड 18-19 तो मैं ना अम्मी को कहता था अम्मी नहीं ये नहीं हो सकता, मेरी कोई सोर्स नहीं, आई डोंट नो एनीवन, मुझे तो ये भी नहीं पता प्रोजेक्ट्स बनते कहाँ हैं क्या है, मैं कराची कभी नहीं गया तो कैसे। कहते नहीं तुम बनोगे, डेफिनेटली बनोगे। और कहते ना कि माँ की दुआ, जिस इंसान के साथ पेरेंट्स की दुआ होती है ना, ऑनेस्टली अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स की दुआ है ना, आप ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सक्सेसफुल ना हो। कामयाबी आपके कदम छुएगी किसी ना किसी तरह भी, जल्दी देर से लेकिन ज़रूर। तो मेरे पेरेंट्स जो थे ना, उन्होंने हमेशा से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि यार इसको बनाना है, ये जाएगा, इसमें वो जर्म्स हैं। और वो कॉन्फिडेंस ही शायद मेरे काम आया कि हमेशा मेरी अम्मी और अब्बू मुझे पुश करते थे कि यार यू कैन बी एन एक्टर, यू कैन बी एन एक्टर। तो बस फिर इसी तरह। तो शुरू से आपको भी शौक था, ये अम्मी के कहने मुझे से बहुत दिमाग शौक में था। आया बचपन से ही? आप डांस तो मुझे पता है यू यूज्ड टू परफॉर्म, लेकिन एक्टिंग वाइज क्या आप कोई फेवरेट एक्टर था जिसको कॉपी करते थे, क्या करते थे घर पे? अम्मी कहती थी चलो ये वाला करके दिखाओ, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है ना बच्चों को खड़ा कर देते हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मुझे शौक शुरू से था बिकॉज आई यूज्ड टू वॉच बॉलीवुड मूवीज़, पाकिस्तानी ड्रामाज जैसे कि मैं अब्दुल कादिर हूँ, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा, उसके अलावा नुमान इजाज़ साहब के बहुत ड्रामाज देखे मैंने। फिर एक और प्रोजेक्ट था बशर मोमिन, थोड़ी देर पहले आया था, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स मैं देखता था। और खुदा और मोहब्बत, खुदा और मोहब्बत तो सीज़न 1 मुझे याद है। तो आई यूज्ड टू वॉच दीज प्रोजेक्ट्स और फिर बॉलीवुड की मूवीज़ एंड आई यूज्ड टू से कि यार किसी दिन मैं भी आऊँगा स्क्रीन पे। मुझे अच्छी तरह याद है एक मूवी आई थी, मुझे उसका नाम नहीं एग्जैक्ट याद, एंड आई वाज वाचिंग दैट मूवी, और वो मुझे आज भी वो वक्त याद है कि मैं वो देख के कह रहा था कि यार एक दिन मैं स्क्रीन पे नज़र आऊँगा इंशाल्लाह। तो बस शौक़ था मुझे शुरू से। और ये था कि घर में इस तरह भी नहीं था कि यार नहीं कुछ और कर लो ये वो। मेरे घर वालों ने हमेशा ये कहा कि व्हाटएवर यू वांट टू परस्यू गिव इट योर शॉट, दिल से करो। तो शौक़ था मुझे एंड आई यूज्ड टू फॉलो दीज प्रोजेक्ट्स। मेरे फेवरेट एक्टर नुमान इजाज़ थे, फैसल कुरैशी, इमरान अब्बास, उसके अलावा दानिश का मैंने काम देखा हुआ था, तो ये सब मेरे बड़े फेवरेट थे। तो बस इनको देख देख के थोड़ा बहुत सीखा और फिर ऐसे ही। तो हुआ कैसे पहला चांस? मॉडलिंग में कैसे आए थे? आई नो कि आप अपना पढ़ रहे थे, कुछ कर रहे थे, फिर मॉडलिंग की से आपने आपको वही स्टार्ट किया। बताता हूँ। तो ये बात है 2018 की। मेरी अम्मी कहती थी कि तुमने एक्टर बनना है और मैं कहता था कि अम्मी कोई सोर्स तो है नहीं, किस तरह बनूंगा एक्टर। फिर क्या हुआ कि आई वाज देयर एट एन इवेंट और वहाँ पे मुझे देखा कोऑर्डिनेटर ने, ही इनवाइटेड मी कि यार आप आओ, आके ऑडिशन दो, आपकी शक्ल वगैरह तो है, शायद आप कुछ ना कुछ कर जाओ कमर्शियल्स में। तो फिर मैं गया, मैंने जाके ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। मुझे 15 दिन बाद कॉल आई, एक कमर्शियल मिला। कमर्शियल की मैं आपको कहानी बताता हूँ। पहले जो था ऑडिशन में क्या कराते थे आपसे? ऑडिशन में पोर्टफोलियो जो आपका बनाते हैं, हाय दिस इज अमाश शेप 22 इयर्स ओल्ड, ये वो, तो वो किया। अच्छा जी, वो हो गया। अब मुझे कमर्शियल मिल गया, आई वाज सो हैप्पी कि यार मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, कमर्शियल करूंगा। वो एक था ऑयल कंपनी के लिए, हम लोग चले गए इस्लामाबाद। तो उन्होंने 2 दिन मुझसे शूट करवाई। मैं इस्लामाबाद की पहाड़ियों पे बाइक चला रहा हूँ और उसके अलावा रिजॉर्ट्स के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ हमारी शूट हुई। अच्छा, जब वो कमर्शियल आया ना, अब वो ऑयल कंपनी का था, मैं बाइक चला रहा था, बाइक पे तो हेलमेट पहनते हैं, तो पूरे कमर्शियल में मेरी शक्ल ही नहीं नज़र आई। पूरे कमर्शियल में मैं सिर्फ और सिर्फ हेलमेट में नज़र आया। मैं लोगों को बताता था वो देखो मेरा कमर्शियल आया है। तो दैट वाज रियली एम्बैरेसिंग, लेकिन एक्सपीरियंस था। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि उसका जो बिलबोर्ड बना ना, उस पर मैं आ गया। दे फीचर्ड मी ऑन द बिलबोर्ड। अब जब बिलबोर्ड पे आया तो उसके बाद मुझे सेकंड कमर्शियल मिल गया 1 मंथ बाद। जब बिलबोर्ड देखा होगा फिर तो आपने जाके सबको देखा। मैं कह रहा था ना, मैं आया था, मैंने तो तुम लोग यकीन नहीं कर रहे थे, ये देखो ये आ गया हूं मैं, नहीं था वो हेलमेट के नीचे। व्हाट्सएप भेजा लोगों को, यार ये देखो ये मैं हूं। तो उन्होंने पहले बताया नहीं था आपको कि आपकी शक्ल नजर नहीं आएगी या आप नए नए होते थे? हो ना, आपको कुछ नहीं कोई बताता। आपको पता है, मैं तो रिफ्रेशमेंट भी खुद करता था। वो लोग कहते थे आप कुछ खाएंगे, मैं कहता था नहीं मैं खुद जाऊंगा। अच्छा, ओके। पता नहीं था तकल्लुफ और तकल्लुफ, आप बिल्कुल यूज्ड टू नहीं होते इन चीज़ों के, और आपको एक शर्म होती है कि यार नहीं मैं क्यों किसी से खाऊं। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी ट्रैवलिंग हमारी तरफ से होगी। मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा।
मैं खुद जाऊंगा गाड़ी पे। सीरियसली वो भी ऑयल वालों की ट्रैवलिंग का एक्सपेंस खुद ले लिया? खुद लिया। वाह ओके। और फिर ना वो जो बोर्ड पे जब मैं आया ना, हाँ उसके बाद मुझे दूसरा कमर्शियल मिला। वो था, वो भी एक ऑयल कंपनी का था, लेकिन वो खाने पीने वाला था, नॉट दिस ऑयल। तो फिर क्या हुआ कि वो मैंने किया, वो अच्छा गया, वो रिलीज़ नहीं हुआ, ओह लेकिन वो बहुत अच्छा था। सॉरी मुझे अफसोस हो रहा है कि पहले में शक्ल नजर नहीं आई। हाँ, दूसरा रिलीज ही नहीं बिल्कुल, हुआ। दूसरा रिलीज़ नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। हाँ। लेकिन वो जो डायरेक्टर्स थे ना, उनको शायद मैं पसंद आ गया। लेकिन आपको दुख तो उस वक्त बड़ा हुआ होगा ना? बहुत, डिसअपॉइंटेड बिकॉज दैट TVC वाज लाइक ह्यूज फॉर मी। मतलब आपको भी 2 महीने हुए हो आए हुए, और उसके अलावा आपको इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें आपने नज़र इतना आना है, उसके बाद आपकी फीमेल एक्ट्रेस भी लीड एक्ट्रेस है ड्रामास की, तो आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर दैट वन, लेकिन वो नहीं हुआ रिलीज। बट समहाउ वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी ये मिली कि उनको लगा कि मैं परफॉर्म अच्छा कर सकता हूँ, एक और मुझे ऐड मिला। अब ये जो तीसरा ऐड था ना, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम दिस ऐड, क्योंकि कोई कंपनी इतनी अच्छी नहीं थी, बट इट वाज अ गुड ऐड। बट आप ले रहे थे क्योंकि मैं ले रहा तो था। क्यों ले रहे थे आप? उस वक्त दिमाग में नहीं था कि मैंने एक्टिंग में जाना है, या बस मॉडलिंग पैसे आ रहे थे? मुझे एक्टिंग में जाना था, हाँ लेकिन मुझे पता नहीं था कौन है यहाँ पे लोग। ओके। मुझे ये नहीं पता था। अभी आप लाहौर में थे, यस फैसलाबाद की बात? आई वाज इन फैसलाबाद। अभी आप फैसलाबाद में? हाँ। ओके। तो मुझे पता ही नहीं था कि कौन बनाते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस कौन से हैं, तो डायरेक्टर्स जब आप कौन गए हैं। थे ऐड पे तो उधर किसी से पूछने की कोशिश नहीं की कि यार मुझे जाना है इसमें गाइड? TVCs वालों की ना ड्रामास के साथ इतनी एसोसिएशन नहीं होती, तो वो नहीं आपको एसोसिएटेड नहीं होते हैं। फिर क्या हुआ, जो तीसरा अब था ना कमर्शियल, फिर मैं गया, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग मच। वहाँ पे हमने शूट कर लिया एक दिन का। दूसरे दिन जो मेरे साथ प्ले करी थी ना मेरी अम्मी का रोल, शी इज़ मरियम शफ़ी, शी इज़ फ्रॉम लाहौर, शी इज़ अ सीनियर आर्टिस्ट PTV की। और ये मैं हमेशा हर जगह पे उनका ज़रूर नाम लेता हूँ, बिकॉज शी वाज द वन जिन्होंने कहीं ना कहीं मेरा साथ बहुत दिया। आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट। फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे ना कहा कि यार तुम तो शक्ल वगैरह तुम्हारी ठीक है, आवाज़ भी ठीक है, तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते? मैंने कहा मेरा कोई है ही नहीं सोर्स, जान पहचान ही नहीं, मैं किससे करूँगा? कहती अच्छा। 15 दिन गुजरे, ऐड हमारा हो गया, ऐड हमारा चल गया, थोड़ा बहुत चला टीवी पे, ज़्यादा नहीं। लेकिन क्या हुआ कि शी वाज डूइंग अ प्रोजेक्ट फॉर हम टीवी उस टाइम पे, वो जो थी मरियम शफ़ी, तो वो ना बैठ के अपना TVC देख रही थी फ़ोन पे, और उनके साथ ही डायरेक्टर बैठे हुए। उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा कि यार ये लड़का कौन है, इसको बुला लो, ये लुक्स गुड, तो इसका ऑडिशन लेते हैं। तो उनकी मुझे कॉल आई, मैं फैसलाबाद ऑफिस बैठा हुआ था, मुझे अभी भी याद है, ऑफिस बैठ के पता नहीं प्रोडक्शन का कुछ कह रहा था कि यार ये माल वगैरह भिजवा दें कुछ। तो मुझे कॉल आई, वो कहती कि इस तरह कल ऑडिशन है तुम्हारा, तुम आ जाओ। मैं उसी वक्त निकला, 7-8 बजे का टाइम था रात का। आई वेंट टू लाहौर, अगले दिन सुबह ऑडिशन के लिए गया, ऑडिशन दिया। आई वॉज लिटिल बिट नर्वस, नॉट मच, क्योंकि शुरू से ही परफॉर्म करता रहा था, तो इतना कॉन्फिडेंस वाला मसला नहीं हुआ था। आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ। तो मैंने ऑडिशन दिया। अब जब ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा हुआ है, अब आप जाओ। तो मैं फिर टेंशन में, मैंने कहा पता नहीं कैसा दियो, अच्छा हो ना हो। तो फिर मुझे आई कॉल 8 दिन बाद, उन्होंने कहा कि इस तरह प्रोजेक्ट है, आप आ जाएं, तो एक बार आप आके ना फिर से ऑडिशन दे दें। मैं फिर गया 8 दिन बाद। मैंने अभी आपको प्रोजेक्ट पता था कौन सा है या सिर्फ ऑडिशन दे रहे थे आप? अभी से मैं ऑडिशन दे रहा था। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं था पता क्या प्रोजेक्ट है, क्या मुझे रोल नहीं है? पता क्या रोल है, क्या प्रोजेक्ट है, कुछ भी नहीं, किस चैनल पे जाना है ये भी नहीं पता। फिर मैं वहाँ गया, मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद 2 दिन, अब मैं आपको बताता हूँ, 2 दिन मेरा ऑडिशन चलता रहा, और मुझे नहीं पता था कि आप जाके ऑडिशन देके मेकअप रूम में बैठ सकते हो, क्योंकि आपको ही वो फाइनलाइज करें। आप ही सिर्फ आपको ऑडिशन इसलिए ले रहे हैं कि आपको चेक ना करें, कंफर्म करें, चेक करें, कंफर्म करें, और आपको यूज टू करें सेट के लिए अच्छा। कि यार क्या हिसाब किताब होता है सेट का। तो मैंने जाना, मैंने पूरा दिन लॉन में बैठे रहना, गॉड, पूरा दिन लॉन में बैठे और किसी ने रहना। आपको बोला भी नहीं कि भाई तुम अंदर बैठ जाओ? 1-2 बार कहा, मैंने कहा नहीं आई एम फाइन, अच्छा। मुझे मज़ा आ रहा है, मैं ठीक है, शूट देख रहा हूँ। मैं शूट देखता रहता था, कभी लॉन में हो रही है, कभी लाउंज में। मेकअप रूम में मैं एक बार भी नहीं गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। तो फिर 2 दिन बाद ना उन्होंने कहा कि यार यू आर सिलेक्टेड, एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी। वो दिन था कि मुझे लगा कि मेरे माँ बाप ने जितनी मेरे लिए स्ट्रगल की है, जितना मुझे पुश किया, जो उनका ख्वाब था, वो कहीं ना कहीं अब मैं पूरा कर सकता हूँ। आप पे बैक नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स को कभी भी, लेकिन शायद उनकी जो थोड़ी बहुत ख्वाहिश होती है छोटी मोटी,
वो आप थोड़ी अगर पूरी कर लो तो उनको बहुत खुशी मिलती है, वो बहुत अच्छा फील करते हैं. तो दैट वाज द डे आई वाज रियली हैप्पी. आई स्टिल रिमेंबर आई वाज गोइंग बैक और मैंने अम्मी को कॉल की, मैंने कहा अम्मी आई गॉट सेलेक्टेड एंड शी वाज सो हैप्पी, शी लिटरली स्टार्टेड क्राइंग. ऑफ कोर्स रो रही होंगी, उनके दिल में बहुत हो रहा होगा. हाँ. हाँ. तो फिर बस वो शुरू हुआ, वो किया प्रोजेक्ट. पहले 2-3 दिन आई यूज्ड टू, इट वाज लाइक पहले 2-3 दिन जो थे ना वो थोड़े थे मुश्किल मेरे लिए, बिकॉज आई वाज गेटिंग टू नो अबाउट द कैमरा एंगल्स एंड ऑल. और हाँ, क्योंकि आप तो बिल्कुल नहीं था, आपको तो कोई बिल्कुल अता नहीं, पता मुझे ये नहीं कुछ पता था. ओटी क्या होता है, हाँ. कॉम्पैक्ट शॉट क्या होता है, क्लोज क्या होता है, मास्टर क्या है. लेकिन 2-3 दिन लगे, फिर आई यूज्ड टू हो गया मैं. ये था खिदमत गुजार. खिदमत गुजार मेरा पहला प्रोजेक्ट जिंदगी का. कोई देखे ना. नहीं खिदमत गुजार ना देखे कोई. मेरे सीन साथ देखे. इवन तो लोगों को लगा था मैंने अच्छा किया था. आई प्लेड अ ड्रग एडिक्ट. ओके. एक लड़का जो कि बाहर से पढ़ के आया और वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन एक उनका जो नौकर है ना, जो उनका खिदमत गुजार है, वो उसको ड्रग्स पे डाल, वो नेगेटिव था और वो उसको ड्रग्स पे लगा देता है और उसकी वजह से उस लड़की की ज़िंदगी तबाह हो जाती है. वो एंड पे जाके सुसाइड कर लेता है. और मेरी अम्मी ने वो नहीं देखा था सीन सुसाइड वाला. तो दैट पहला ड्रामा, एक तो वो ख्वाहिश थी देखने पे, वो ये चीज़ें कि वो तो नहीं देखना चाह रही. दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट. तो उसके बाद फिर ना सेकंड कॉल फौरन आ गई, क्या हुआ? मैंने सुना अब कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है, सुनिए. सेकंड कॉल का क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ. मुझे एक सेकंड कॉल आई. अब वो प्रोजेक्ट तो चल भी गया, बहुत हिट हुआ, लेकिन वो समहाउ नहीं हो सका. मतलब आप नहीं जा सके उसमें? हाँ, वो नहीं हो सका. उसके बाद कुछ उनकी तरफ से भी हुआ, कुछ मेरी तरफ से भी, वो नहीं बन सका. उसके बाद मुझे ना 10 महीने या साल 6-8 महीने काम नहीं मिला. 6 महीने आई गेस, 6-8 महीने बिल्कुल काम नहीं मिला. और ये आप लाहौर में थे अभी? फैसलाबाद. अच्छा, फिर फैसलाबाद वापस चले गए और आपको काम नहीं मिल रहा था? नहीं मिला. तो आई वाज रियली डिप्रेस्ड कि यार मैं क्या करूँगा. तो क्या करते थे? कहीं अप्रोच करते थे, कुछ कोशिश करते थे, या कुछ पता ही नहीं था. आपको पता है जब आप एक प्राइवेट प्रोडक्शन के साथ काम करते हो, फिर आपको कहीं ना कहीं आप उन पर डिपेंडेंट हो जाते हो कि यार यही शायद मुझे काम दे दें. मुझे ये लगता था कि सिर्फ यही प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और कोई बनाता ही नहीं. तो मुझे इतना आइडिया नहीं था. तो मैं 8 महीने घर आ, आई वाज डिप्रेस्ड. और मुझे ये भी था कि यार लोगों को ये ना लगे कि इसने एक प्रोजेक्ट किया अब तो ये कुछ करेगा ही नहीं. हाँ, बस एक वो बड़ी इज्जत का भी तो मामला होता है ना. हाँ, सारी फैमिली दोस्त वगैरह वो ये कहते थे कि आप कुछ नहीं कर रहे. अच्छा, एड्स भी नहीं आ रहे थे उस दरमियान? एड्स भी नहीं आ रहे थे. नथिंग वाज हैपनिंग. बहुत ही कोई अजीब से 8 महीने थे. 8 महीने बाद फिर ना तो गिव अप कर नहीं दिया था बीच में? सोचा नहीं कर दूं? गिव अप मैं कभी नहीं करता. थे. मेरी ट्रेनिंग इस तरह की है मेरे पेरेंट्स से कि वो गिव अप होने नहीं देते. कुछ मैंने देखे हैं न्यू कमर्स हैं हमारी जनरेशन में, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है. लोग गिव अप कर जाते हैं क्योंकि शायद उनकी फैमिली उनका साथ नहीं देती, उनके दोस्त उनके साथ नहीं देते. लेकिन मेरे आई एम लकी इस मामले में कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे दोस्त बहुत सपोर्टिव है. तो फिर 8 महीने बाद मैंने सोचा, मैंने कहा यार घर बैठे हुए तो काम नहीं मिलना, कोई नहीं कॉल करेगा. तुमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट किया, वो भी पता नहीं कितना हिट हुआ है, क्या है. तो तब टीआरपी का भी नहीं पता था क्या होती है. तो आई डिसाइडेड टू गो टू कराची. यस. ओके. एंड दैट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम. आई हैव नेवर बीन टू कराची उससे पहले ना. तो मैंने ठान ली, मैंने कहा मैं जाऊँगा कराची और जाके प्रोजेक्ट्स करूँगा. तो टिकट कराई मैंने, पहुंच गया मैं कराची. रात 11 बजे मेरी लैंडिंग हुई और मैंने आके देखा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कराची हूँ कि पहले कभी देखा ही नहीं. तो कराची में एंटर हुआ. पहले तो मैंने करीम बुक करवाई. मैं 1 घंटा करीम वाला मुझे घुमाता रहा, जगह ही नहीं मिल रही थी मुझे. 1-1.5 घंटा में वो जलील हुआ. उसके बाद चले मैं फाइनली पहुँचा. अब 3-4 दिन के लिए मैं आया था और 4 दिन की ना मैंने पूरा स्केड्यूल बना लिया था अपने पास नोट्स के अंदर कि 4 दिन में मैं सारे प्रोडक्शन हाउसेस में जाऊंगा. क्योंकि उन 8 महीनों में मैंने वर्किंग की थी. मैं बैठ के इंटरनेट पे चेक करता रहता था कौन सा प्रोडक्शन हाउस है. फिर ये जो आपके प्रोजेक्ट्स के टाइटल चल रहे होते हैं उसके बाद जो आपके डिस्क्लेमर आते हैं सारे, उसके अंदर आपको पता चलता है कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, कौन इनका प्रोजेक्ट हेड है, जीएम कौन है. तो वो मैं नोट करता रहता सारे था. लिख रहे थे आप? मैंने नोट किए. मैं आया कराची, वो स्केड्यूल बना के. अब अगले दिन मैं सारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर ना मैंने गिन लिया था कि 4-5 ये प्रोडक्शन हाउसेज एक दिन में मैंने विज़िट करने हैं. तो अब क्या हुआ कि फर्स्ट डे मैं चला गया, 5 प्रोडक्शन हाउसेज मैंने विज़िट किया. कुछ लोगों ने बहुत ज़िद्दी एज ए न्यू कमर मिल लेते, पहले से अपॉइंटमेंट लेते थे या बस आप ऐसे ही अपॉइंटमेंट कॉल करके जाते थे. कॉल करके ये बड़ी बात है कि अपॉइंटमेंट दे भी दी.
मैं आपको वही बताता हूँ, कुछ लोग मिल लेते थे अपॉइंटमेंट देके और कुछ लोग बुला के भी नहीं मिले। उन्होंने मतलब कह दिया कि 4 बजे आप आ जाना। मैं जाके बैठा, मैं मिलने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं आज तो हम बिजी हैं, कल आ जाएगा। कल गया, कल भी नहीं मिले। कुछ प्रोडक्शन हाउसेज ने ऐसे भी किया और कुछ लोगों ने बहुत इज्जत भी दी, उन्होंने बुलाया बिठाया। अब मैं सबसे मिल के सबको अपने क्लिप्स वगैरह दिखा के, कुछ लोगों ने ऑडिशंस दिया, उनको देखे तो 4 दिन की वर्किंग, खाना पीना, घूमना फिरना, सीव्यू पे चले गया पहली बार। कोई दोस्त वोस्त भी नहीं होगा, अकेले होंगे आप? एक दोस्त था मेरे अच्छा, साथ। एक दोस्त था। वो एक बार आया हुआ था, वो एक बार आया था कराची। उसने कहा मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें सारे रास्ते दिखाऊंगा। उसको कुछ नहीं पता फिर भी था। करीब में वो 1 घंटा उसको कुछ नहीं पता था। उसको बोला नहीं यार तुम? मैंने कहा असद यार ये तुम किधर ले आए हो मुझे यार। तो अब ये 4 दिन मैंने वर्किंग की, सबसे मिला। जो मैं जिनके साथ मैं टीवी सीज करता था उनके ऑफिस भी गया और जिन लोगों को मैं थोड़ा बहुत जानता था उनसे भी मिला। तो ये करके मैं फिर वापस चला गया। अब मैं वापस चला गया, जाने के 1 महीने बाद मुझे कॉल आई एक प्रोडक्शन हाउस से। उन्होंने कहा ये कैरेक्टर है, बहुत छोटा सा कैरेक्टर था और शायद 4 से 5 दिन का काम है, आपने आना है और ये एक साथ नहीं होगा। मतलब महीने में आपका 1 दिन 2 दिन इस तरह करने पड़ेंगे और आपको खुद ही आना पड़ेगा, खुद ही स्टे और सब कुछ। मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा। कि मुझे ये था, मैंने कहा या तो वापस चले जाओ वहाँ पे बिजनेस कर लो अब्बू के साथ, या फिर एक्टर बन जाओ। तो मेरा ये था, मैंने कहा मैंने तो एक्टर ही बनना है। तो फिर क्या हुआ कि वो प्रोजेक्ट मैंने साइन कर लिया। कराची आ गए? मैं चला गया वापस, कॉल आई, मैंने प्रोडक्शन हाउस से बात की, प्रोजेक्ट साइन कर लिया, कॉल की, मैंने कहा ठीक है ये डेट्स हो जाएंगी, डन है। स्क्रिप्ट भी नहीं मैंने पढ़ी थी, अभी कुछ भी नहीं किया, तो मैंने कहा बस डन है, जो होगा देखी जाएगी। अब क्या हुआ, बैड लक ये हुई कि साइन करने के ना 5 से 6 दिन बाद मुझे हो गया फूड पॉइजनिंग, सिवियर, बहुत बुरा। एंड आई वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर लाइक 3 वीक्स। मैंने 1 हफ्ते के अंदर या 1.5 हफ्ते के अंदर 7 से 8 kgs लूज़ किया था। मुझे मेरे कपड़े बिल्कुल लूज़ हो गए थे और मैं बिल्कुल बीमार लगना शुरू हो गया था। तो मैंने उनको कॉल की, मैंने उनको अपनी रिपोर्ट्स भेजी, मैंने कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम ऑन बेड रेस्ट और बहुत वीकनेस है, तो मैं अभी तो नहीं, आप थोड़ा सा आगे कर लें, लेकिन मैं ज़रूर करूँगा, आई विल बी देयर। वो कहते नहीं ये तो बहुत स्ट्रिक्ट डेट्स हैं और बाकी जो आर्टिस्ट हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप देख लें, अगर आप इसमें आ सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वही हुआ, उन्होंने रिप्लेस कर दिया एंड आई वाज डेवास्टेटेड। आई नो, मतलब इतने अरसे बाद आपने इतनी उससे मिला और वो भी आपसे निकल गया। काफ़ी शिकवे शिकायत की अल्लाह ताला से, रोए? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं रो लेता हूँ, मतलब मुझे सीन्स में भी ना ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं रो लेता हूँ। तो आई वाज वेरी डेवास्टेटेड, बहुत डिप्रेस हुआ। क्या मुकम्मल उस वक्त होप लूज कर दी थी या तब भी था? मुझे ये था, मैंने कहा अब देखें, आपने एक लाहौर से प्रोजेक्ट किया, उसके बाद आपको कराची में अपॉर्चुनिटी मिल गई और कराची में जब आप काम करोगे तो आपको आगे से आगे काम मिलेगा, आपका पे जाएंगे 10 लोगों से स्ट्रगल पीरियड कम हो जाएगा। सब मैंने किया लेकिन ना नहीं हो सका, नहीं था किस्मत में। अम्मी ने कहा तुम्हारे लिए कुछ बेहतर होगा, अगर ये नहीं हुआ तो इससे बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी तुम्हें और ये यकीन रखो। लेकिन उस वक्त आपको समझ नहीं लेकिन मैंने कहा नहीं अम्मी आपको नहीं पता ना, ये नहीं, बस अब ख़त्म, अब नहीं हो सकता कुछ भी, दिस इज़ द एंड नाउ। अच्छा, अब जब मैं वापस आया था ना कराची से, तो ये एक प्रोडक्शन हाउस की कॉल आई थी और एक और प्रोडक्शन हाउस का जिनकी मुझे कॉल आई थी, उन्होंने कहा था लाहौर में एक प्रोजेक्ट आप करना चाहोगे? मैंने कहा नहीं, लाहौर का तो नहीं अब मैं करूँगा, अब तो मैं कराची में करूँगा, अब नहीं लाहौर का प्रोजेक्ट करना। हाँ, अब क्या हुआ, उनकी फिर से मुझे कॉल आ गई 3-4 हफ्तों बाद। उन्होंने कहा कि आपने डिसाइड नहीं किया, फिर आपने बताया नहीं। मैंने कहा मैंने तो आपको बता दिया था मैं नहीं करूँगा। कहते देख लें एक बार, स्क्रिप्ट पढ़ लें, शायद आपका दिल कर जाए। मैं कहा ठीक है, स्क्रिप्ट भेजें। उन्होंने भेजा, मैंने कहा यस मैं तो करूँगा, ये तो करूँगा, लाहौर में तो करूँगा ना, एटलीस्ट कुछ तो कर रहा हूँ ज़िंदगी में। वो मैंने किया प्रोजेक्ट, दैट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। उसमें बड़ी कास्ट थी, सारे अच्छे एक्टर्स थे, और जो प्रोजेक्ट मैंने छोड़ा था ना कराची वाला, वो प्राइवेट प्रोडक्शन का था, वो चलेगा किसी छोटे चैनल पे और वो किसी ने देखा ही नहीं। जो मैंने छोड़ा नहीं था, जिसमें मुझे रिप्लेस किया गया था, उन्होंने छोड़ दिया, और जो मैंने छोड़ा हुआ था और जो मैंने कर लिया, वो चलेगा एक बहुत बड़े चैनल पे। देखे और वहाँ से लोगों ने मेरा काम देखा और 6 months बाद मुझे हम टीवी ने कांटेक्ट कर लिया। एंड आई एक्चुअली फील ब्लेस्ड
कि अगर मैंने वो ना छोड़ा होता, मैंने वो प्राइवेट प्रोडक्शन वाला कर लिया होता, तो शायद मेरी अभी स्ट्रगल बहुत लंबी हो चुकी होनी थी। लेकिन वो अल्लाह ताला ने करना था, अल्लाह ताला ने एक सबब बनाया था, वो कॉन्सिक्वेंसेस होने थे, और उसी तरह मेरी जर्नी शुरू होनी थी। आपने तो मतलब उम्मीद दे दी भाई इतने लोगों को जो इस वक्त रो रहे होंगे, बैठे मैं आपको बताऊं, शिकवे शिकायत करोगे कि ऐसा क्यों हो गया। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग ना कभी कभार ऐसा सोचते हैं कि बस दिस इज द एंड, अगले दिन ना तो सांस आएगी, ना तो सुकून आएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, आगे कुछ देखने को है ही नहीं, ब्लैंक है, सब कुछ खत्म हो चुका है, जीने की कोई राह ही नहीं बची, वजह ही नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली जहाँ पे एक बुरा दिन गुजरता है, अगले दिन खूबसूरत दिन ज़रूर निकलता है। और ये अल्लाह ताला का भी कहना है कि यार आप लोग शिकवा ना करो, होप फॉर द बेस्ट। और ये होता है बिल्कुल। जब आप शिकवा करना शुरू होते हो ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप डिप्रेस भी हो जाते हो और चीज़ें नहीं उससे वर्क करती। जब आप अल्लाह ताला पे छोड़ दो ना, अल्लाह ताला उसका बेहतर से बेहतर हल निकालता है। और वही मेरे साथ हुआ। मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, जस्ट बिलीव, थिंग्स विल हैपन, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, और वही हुआ। 6 to 7 days बाद मुझे कॉल आ गई, आई वेंट फॉर द शूट, किया, इट गॉट ग्रेट सक्सेस। लाहौर में फिर 2 प्रोजेक्ट्स किए? 2 प्रोजेक्ट्स किए। ठीक है, अब आपको हम टीवी से कॉल आ गई हाँ है, जी। लेकिन बीच में फिर भी 6 महीने का गैप आया है, क्योंकि वो 6 महीने प्रोजेक्ट चल रहा था। सो नॉट अभी थोड़ा वो बुरा टाइम निकल गया, इसका मतलब थोड़ा बुरा टाइम निकल गया। और ये था कि मुझे 5 महीने सुकून था कि स्क्रीन अपीयरेंस है मेरी, मैं 5 महीने स्क्रीन पे आ रहा हूँ। नए एक्टर्स को ये होता है ना कि स्क्रीन आपकी, आप स्क्रीन पे आते रहो। तो वो फिर 5 महीने प्रोजेक्ट जब चला, उसकी रेटिंग आ गई अच्छी, तो वहाँ से फिर हम टीवी ने मुझे कॉल की, दे इनवाइटेड मी, मैं गया और मुझे एक वो प्रोजेक्ट मिला, और उसका फिर हमने काम शुरू किया। दिस वन वाज सौतेली मामता, ये मैंने किया। सौतेली मामता ये हमने किया था, कुछ 8 महीने हमारी इसकी शूट चली। वो तो काफ़ी आपका पॉपुलर हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था। आई वाज रियली एक्साइटेड क्योंकि वो लीड मुझे मिल गया, और तब मुझे लगा ये तो बहुत ही, मतलब आपको यकीन आ रहा था कि जब आपको लीड का बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने जब मुझे आए हुए आपने मतलब क्या 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं जी, और 2 प्रोजेक्ट्स, हाँ तीसरा 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं आपने, अभी आए हुए आपने 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं, और ये तीसरा आपको लीड पे मिल रहा है। बिल्कुल, कुड यू बिलीव इट? आई वाज सो हैप्पी, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे कॉल आई, आई वाज सिटिंग इन माय रूम, और उन्होंने कहा कि एक प्रोजेक्ट है सौतेली मामता के नाम से, और आपको लीड ले रहे हैं। और मैंने कहा लीड? हाँ, मुझे बोर्ड पे होऊंगा मैं। कहते बोर्ड, सब प्रमोशन, हर चीज़ में। रियली मैंने उससे और कोई बात नहीं पूछी, मैंने उससे स्टोरी नहीं पूछी, कुछ नहीं। उन्होंने कहा आप बस मीटिंग के लिए आए, और मैं था फैसलाबाद में। उन्होंने कहा आप कल मीटिंग के लिए, और मैं कल कराची था। ओके, ऑफ कोर्स। मैंने टिकट बुक कराई, मैं अगले दिन मॉर्निंग में कराची बैठा हुआ था उनके ऑफिस में स्टोरी सुनने के लिए। मैंने स्टोरी सुनी, डन किया, आई वेंट बैक, सुकून की सांस ली, घर जाके अम्मी को गले लगाया। मैंने कहा अम्मी, दिस इज़ व्हाट वी वांटेड सिंस 1 साल से। और अम्मी बहुत खुश थी। तो फिर उस प्रोजेक्ट की शुरू हुई शूट। फिर आपने तब डिसाइड किया कि मैं कराची मूव कर रहा हूँ, या अभी भी आप फैसलाबाद में या कराची? तब नहीं मैंने मूव किया। तब 6 महीने में आता रहा गेस्ट हाउस में, आई यूज्ड टू स्टे, आई यूज्ड टू शूट, और फिर चले जाना और सारा। फिर उसके बाद व्हेन आई डिड ज़िबाइश, सौतेली मामता के बाद, फिर आई डिसाइडेड कि आई शुड मूव टू कराची। तो उसके बाद अब जाके मैं परमानेंटली कराची शिफ्ट हुआ। ओके। तो कराची का पहला इंप्रेशन क्या था आपका? अच्छा, मुझे ना जब मैं आ रहा था ना, तो मेरी अम्मी ना रो रही थी, कह रही थी कराची में तो ये होता है, वो होता है। उनको लग रहा था शायद मैं किसी इलाका गैर में जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे किडनैप कर लेंगे, इस तरह कुछ सीन होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जब इधर आया पहली बारी, तो मुझे बड़ा मज़ा आया ऑनेस्टली। यहाँ के खाने, 4 दिन 5 दिन जो थे, 4-5 दिन, एक तो आपने एक नया शहर, बिल्कुल नए लोग, इन्वायरमेंट डिफरेंट, कल्चर भी थोड़ा डिफरेंस है। उसके अलावा खाने इतने मज़ेदार, लोग इतने अच्छे, बहुत मज़ा रहा। आई थॉरली एंजॉयड, बहुत अच्छा था मेरा तो यहाँ का सफ़र। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना कराची ने, ऑब्वियसली कराची में मैंने काम किया, कराची ने मुझे इज्जत दी, तो कराची विल डेफिनेटली बी माई फेवरेट सिटी फॉर ऑल टाइम। फैसलाबाद वाले सुन रहे हैं ना, नाराज हो जाएंगे। नहीं सीरियसली, क्योंकि देखें फैसलाबाद तो हमने तुम्हें पला बढ़ा के बड़ा किया, कराची को तुम बोल रहे हो। नहीं, सब अच्छे, सारे पाकिस्तान डेफिनेटली सारे। मुझे ये बताएं, कब आपको लोगों ने पहचानना शुरू किया? कोई फैन रिएक्शन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? पहली बार जब लोग नोटिस कर रहे थे, आप कहीं गए और कह रहे हैं अच्छा ये तो वही है, और हाउ डिड इट फील, यू नो? अच्छा, पहली बार यही वाज इन डॉलमेन,
डॉलमन मॉल शॉपिंग के लिए गया हुआ था और सौतेली मामता चल रहा था। अब सौतेली मामता तब नया एक प्रोजेक्ट था और नए लोग थे सारे। एक दो जो हमारे आर्टिस्ट थे वो पुराने थे, बाकी सब न्यू थे। आई वाज न्यू, राबिया भी न्यू थी, कास्ट भी बड़ी यंग थी। कास्ट भी यंग थी। और किसी को अच्छा, मैं हमेशा सबको ये कहता था, मैं कहता था ये प्रोजेक्ट ज़रूर चलेगा, देखिएगा ये मेजर हिट होगा, लेकिन सब कहते थे पता नहीं। नहीं, मैं कहता था नहीं ये ज़रूर चलेगा, बस बिलीव रखो इस चीज़ का कि चलेगा। तो वो बहुत हिट हुआ, उसकी टीआरपी बहुत अच्छी थी, व्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो उसके बाद मुझे अब आइडिया नहीं था, मुझे कभी फ़ैन मूवमेंट मेरे साथ हुआ नहीं था, सेल्फी मूवमेंट। तो आई वाज इन डॉलमन मॉल और मैं शॉपिंग कर रहा था और एक लड़की आई और वो भागते हमाद भाई हमाद भाई हमाद भाई इस तरह करके आई और आते ही वो मेरे अंदर टकराई प्रॉपर। मैंने कहा जी जी बताएं, कहती वो सौतेली मामता वहाँ साहब। मैंने कहा जी जी वही वही। कहती पिक्चर प्लीज़। मैंने कहा डेफिनेटली, एंड दैट वाज रियली स्वीट ऑफ हर। और उस दिन मुझे पता चला कि यार चलो अब कुछ तो कर रहा हूँ ना, लोग अब पहचानना शुरू हो रहे हैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं देखता हूँ ना वो जर्नी अपनी, तो आई हैव कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे। अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जितना मर्जी टैलेंटेड हो, जितना मर्जी गुड लुकिंग हो, उसके जितने ताल्लुकात हों, जब तक अल्लाह ताला राज़ी नहीं ना, उसकी रजामंदी नहीं, कुछ नहीं हो सकता। लक बहुत जो बड़ी मर्जी चीज़ आप कर होती लो। है, हाँ। लक भी, हाँ बिल्कुल लक। लक और ऑफ कोर्स लक में वो अल्लाह का ही आ जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुआ जो होती है ना, वो आपकी किस्मत भी बदल देती है। ये बात भी सही है। तो अगर आपके माँ बाप की दुआ है ना आपके साथ, और आप सुबह उनका प्यार लेके निकले हो घर से काम करने के लिए, आप कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो ली भी नहीं है हमारा, ठीक है, तो आप कैसे अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करते हैं? कोई अपने क्लासेस नहीं ली, क्या करते हैं आप? यूट्यूब पे कोई पुराने एक्टर्स को देख के चीज़ें पिक करते हैं, या इंडस्ट्री में कोई है मेंटोर जिसने जब आप आए मे बी ड्यूरिंग सौतेली मामता या उसके बाद या उससे पहले आपको गाइड किया? मतलब मैं जानना चाह रही हूँ जो नए एक्टर्स होते हैं उनका क्या प्रोसेस होता है, व्हाट गोज़ इन योर माइंड, और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी क्या आप बोल सकते हैं कि कैसे अपने आप को और इम्प्रूव करें? अच्छा, मेरा ये कहना है कि जो न्यू एक्टर्स हैं ना, सबसे पहले तो मैं तो यूट्यूब पे दिलीप साहब की वीडियोस पुराने प्रोजेक्ट्स की, उनकी जो मूवीज़ थी, वो शाहरुख खान देखते हैं आप? देखता हूँ बिल्कुल। क्या वो उसको एक्ट आउट करते थे? मैं शीशे के सामने हर वक्त एक्टिंग करता हूँ, मैं अभी भी करता हूँ। अगर मैं जाऊँगा, इफ़ आई गो फॉर टेकिंग शावर, आई वुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो मैं वैसे आपकी टिकटॉक वीडियोस देख के भी पता चला। हाँ मैं करता हूँ बिल्कुल। मैं देखी नहीं है तो चेकआउट करें, बड़े मजे का अकाउंट है, बहुत मजा आ रहा था मुझे देख के। मैं एक के बाद एक वीडियो देख रही थी। मैं ऑनेस्टली, मुझ में तो एक कहते हैं ना क्रेज है एक्टिंग का, तो मैं तो शीशे के सामने अकेला बैठ के कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो मेरा न्यू कमर्स को भी यही कहना है कि आप जितना ऑब्जर्व कर सकते हो ना, हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, नुमान एजाज, फैसल कुरैशी, कवि साहब, ये सब कमाल के एक्टर्स हैं। जावेद शेख के साथ आपकी जावेद साहब, आपके कितने सीन्स हैं उनके साथ? और ऑनेस्टली सरमद खुर्शीद के साथ, सरमद बिल्कुल एग्जैक्टली। जावेद साहब को मैं आपको बताता हूँ, ही इज सो प्रोफेशनल। आज भी वो इतना बड़ा नाम है, वो चाहें तो वो कहें कि यार बस ठीक है, आप अपना सीन याद करके आ जाओ, मैं कर लूँगा, आप अपना करो, मैं देख लूँगा। ऐसा नहीं वो करते। ही विल आस्क यू टू कम, सिट विद हिम, लाइंस करो प्रॉपर, और फिर सीन देते हैं। और आपको पता है उससे एक तो आपका मोराल इतना हैवी हो जाता है, और आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है ना कि आपका सीन यूँ निकलता है। लेकिन आई एम ग्लैड कि मैंने जितने भी एक्टर्स अभी जिनके साथ काम किया वो सब ये करते हैं, ये वेरी प्रोफेशनल। और जो नहीं करते फिर उनका काम भी आप देख ही रहे होते हैं स्क्रीन पे, फिर वो क्या करते हैं वो आपको पता ही है। मेरा पता है क्या होता है, मैं सेट पे जाने से पहले होमवर्क करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे मेरा अगले दिन 10 सीन्स है ना, तो मैं 10 सीन्स मंगवाता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे आप स्केड्यूल भेजें अपना, मैं वो पढ़ूंगा, मैं सीन्स देखूंगा, उनका मूड देखूंगा, फिर याद नहीं करूंगा, रट्टा नहीं लगाऊंगा, लेकिन गो थ्रू कर लूंगा एक बार, एक दिन पहले बैठ के, दिमाग में हो ना कि मैंने ये करना है, मूड बन जाए। हाँ बिल्कुल, एकदम आप जाते हो आउट ऑफ द वे, जाके आप नींद से उठे हो, चले गए जाके, और वो के 10 सीन मैं किस तरह करूंगा। पैनिक हो जाता है नया एक्टर तो आप एक दिन पहले बैठो, आप अपना पूरा होमवर्क करो, उसके बाद आप जाओ सेट पे, और लोग कहेंगे वाह यार ये तो वन टेक दे देता है, क्या बात है। उनको क्या पता कि आप होमवर्क करके आ गए घर से। आज आपने राज खोल दिया। हाँ तो ये सही है ना, इम्प्रेस हो रहे थे हमारे आपसे। हाँ देखिए ये ज़रूरी है ताकि लोगों के काम आए। होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा था, भट्टी भाई ने मुझे कहा था कि होमवर्क इज़ मस्ट,
Yeah. और जिस दिन उन्होंने मुझे कहा था मैं उस दिन के बाद होमवर्क करना शुरू हो गया था। वॉइस प्रोजेक्शन पे काम करते हैं आप? मुझे लगता है बहुत से नए एक्टर्स आते हैं ना, वो चीज़ें तो पिक कर लेते हैं वॉइस प्रोजेक्शन पे। मुझे कहीं कहीं लगता है बहुत से नए एक्टर्स को दे कैन, मतलब दे आर रियली ग्रेट, बट वो और भी ज़्यादा कर सकते हैं। और मुझे यूजुअली हम ये कमेंट्स ही पढ़ रहे होते हैं कि वो ये थोड़ी सी चीज़ मुझे मिसिंग लग रही होती है। हाँ। क्योंकि स्कूल्स नहीं है ना हमारे यहाँ प्रॉपर जिस पे एक्टिंग करके आए, कोई क्राइटेरिया भी नहीं है। लोग ट्राई करते हैं, जैसे आप कह रहे इतनी मेहनत से यू वॉच द वीडियोस, उसमें सब चीज़ें उठाते हैं, अपने आसपास के आर्टिस्ट से उठा रहे हैं। तो ये आपके दिमाग में होता है वॉइस प्रोजेक्शन का? उस पे काम करते हैं बहुत ज़्यादा। आप अगर देखेंगे शनाई, आप शनाई देखेंगे तो उसमें मेरी बिल्कुल वॉइस टोन, डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप इश्क है देखेंगी तो उसमें मेरी वॉइस का इम्पैक्ट इज़ टोटली डिफरेंट, बिकॉज दानिश का भी मैंने देखा उसके वॉइस का इम्पैक्ट इज़ रियली गुड। तो एज एन एक्टर आपको आवाज़ से खेलना बहुत ज़रूरी है। आप फैसल भाई को देखेंगे ना, फैसल कुरैशी को, उनके हर प्रोजेक्ट में उनका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है वॉइस का, इसलिए ही इज अ ग्रेट एक्टर। आवाज़ भी और आंखें भी। और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कैरेक्टर बहुत डोमिनेटिंग है, लेकिन आप बोल रहे हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तो वो क्या आपका रो पड़ेगा? वो तो आपको होना चाहिए ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आपकी वॉइस में इम्पैक्ट होना चाहिए, हैवी होनी चाहिए आपकी आवाज़, डोमिनेंट आपको नज़र आना चाहिए, साउंड करना चाहिए। तो इसकी एक्सरसाइजेज होती हैं, आप कभी भी यूट्यूब पे लिख लो, एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे आपकी आवाज़ बदल भी सकती है। अगर आपकी आवाज़ ख़राब है, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा बहुत सारी मायूसी है, तो फिर देखें यूट्यूब पे, लिखें ज़रा वॉइस एक्सरसाइजेज, तो देखिए कितना फ़र्क आता है। मेरी आवाज़ बहुत अजीब थी, जब मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट देखा ना तो बहुत बुरी थी, मुझे सुनने को दिल नहीं करता था। आपकी ऑनेस्टी बड़ी अच्छी लग रही है, आप खुद ही। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मेरी बहुत बुरी थी और मुझे सॉरी टू से डज नॉट मीन कि आई थिंक कि उनकी आवाज़ बुरी थी या कुछ, लेट मी से दैट आई जस्ट लाइक इट कि वो खुद ही अपने आप को क्रिटिसाइज करें। मैंने तो कुछ नहीं बोला भाई। मेरी आवाज़ बुरी थी क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कैमरे पे आपको किस तरह बोलना है। नॉर्मली तो आप किसी तरह भी बोल लेते हो, लेकिन कैमरे की भी एक टोन होती है जो कैमरे के साथ सूट करती है आपके कैरेक्टर को। फिर मैंने उस चीज़ पे वर्क बहुत किया है, मैंने बहुत एक्सरसाइजेस की, बड़ी चीज़ें की और बहुत ऑब्जर्व किया। मैंने फैसल भाई को बहुत ऑब्जर्व किया, नुमान भाई को बहुत ऑब्जर्व किया कि वो किस तरह चेंज करते हैं टोन को, डायलॉग डिलीवरी को, पेस को, ताकि उनके कैरेक्टर्स डोमिनेटिंग भी हो जाएं। फनी कैरेक्टर्स वो किस तरह प्ले करते हैं, सीरियस किस तरह करते हैं और सबमिसिव किस तरह करते हैं। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना बेचारे, उसमें तो आप ये नहीं ना कहोगे यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तो आप कहोगे ना यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो डिफरेंस ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस कर सको। आई थिंक अगर फैसल कुरैशी और नुमान साहब सुन रहे होंगे तो दिल बी वेरी हैप्पी कि दे आर गाइडिंग लाइट्स के न्यू कमर्स उनको देख के सीख रहे हैं। बड़ी बड़ी ऑनर की बात है उनके लिए और बड़े हमारे लिए वो लकी है कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम उनसे सीख सकें। मैं कहता हूँ वो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है, ये सारे जो हमारे सीनियर एक्टर्स हैं प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है। अगर आप इनसे सीखना चाहो, अगर आप अपनी मस्तियों में लगे रहोगे, अपने मजाक में लगे रहोगे, तो फिर आई गेस यू वोंट बी एबल टू लर्न। तो लर्निंग प्रोसेस के लिए आपको फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है, मेहनती होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने एक बात बोली थी, हमारे के लोग समझते नहीं है, क्रिटिसाइज़ बड़ा करते हैं और बड़ा आपको मशवरे देते हैं नए एक्टर्स को कि यार ये क्यों कर लिया, वो कर लिया, विदाउट रियलाइजिंग कि भाई न्यू एक्टर्स के पास तो इतनी ऑप्शंस नहीं है। अब आपका थोड़ा सा वो एज, हालांकि आप न्यू हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इस वक्त आपके पास बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जी। गोइंग फॉरवर्ड, शुरू में तो आपको उठाना है, पहले वाले को तो स्क्रिप्ट पढ़ा भी नहीं होना कर लिया जी। गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा? आप केयरफुल होंगे बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स को लेकर, या अभी भी आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रगल का वो पार्ट है जहां आप चूज़ करने की लिबर्टी नहीं ले सकते और आप अपने आप को मनवाने और अपने आप को आगे लेके जाने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं विदाउट थिंकिंग कि प्रोजेक्ट कितना, मतलब उसकी वैल्यूज़ क्या अटैच्ड हैं या कितना कंटेंट किस तरह का है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऑनेस्टली चूज़ करना एक प्रोजेक्ट को राइट टाइम नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूरी भी नहीं। अगर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और अगर आप परफॉर्म कर सकते हो और आपको चांस मिल रहा है कि यार आप नए से नए डायरेक्टर के साथ काम करो, नए प्रोडक्शन हाउस के साथ करो, आप कुछ ना कुछ सीखो, तो क्यों आप फिर वो अपॉर्चुनिटी छोड़ो? अगर आपको 3 प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और किसी बंदे ने अगर आपको पिच किया है तो उसने आप में कुछ देखा है ना, वो आपसे कुछ करवाना चाह रहे हैं, तो फिर आप करो। यू नेवर नो कि उन तीनों में से कौन सा आपका हिट हो जाए, फिर से कौन सा क्लिक कर जाए और वो आपको उससे कोई बहुत बड़ी चीज़ दे दें। अब अगर मैं ये कह दूं कि यार अब जिस तरह अभी मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं, दे नेगेटिव, एक पॉजिटिव है,
तो अगर मैं वो छोड़ देता, मैंने नेगेटिव भी नहीं करना, मैंने पॉजिटिव भी नहीं, मैं तो लीड करूँगा तो मुझे मौका मिलता इतना सीखने का? ट्रू। बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत चीज़ों में मैंने इम्प्रोवाइज़ की है, बहुत चीज़ें सीखी हैं मैंने, अहमद भाई से, आबिस भाई से, मेरीना आपा से, बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो शायद मुझे वो मौका ही ना मिलता उनके साथ काम करने का, पता नहीं मैं तब कब करता, और तब तक मैं घर बैठा रहता कि नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात बोली है, बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है, जो शायद एटलीस्ट मुझे लगता है मैं मिस कर गई हूँ अब तक, कि अगर न्यू एक्टर्स को ये प्रोजेक्ट्स जो वो ले रहे हैं, जो हम बोलते हैं क्यों किया, तो उनको लर्निंग का प्रोसेस मिल रहा होता है, लर्निंग chance प्रोसेस, मिल रहा एंड होता है। आप प्रिपेयर होते हो कुछ बड़ी चीज़ के बड़ी लिए। चीज़ करने के जब लिए, आपको वो चीज़ मिलती है तो आपको पता होता है कि यार ये मैंने हार्ड वर्क मैं किया रेडी भी हूँ, और मैं रेडी भी हूँ उस चीज़ के लिए, और आई बीन थ्रू दैट जर्नी। और फिर आप सीख जाते हो लोगों से। आप एक्टर्स, जो आपके फेलो एक्टर्स होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हो कि वो गलत क्या कर रहे हैं, ठीक क्या कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ ठीक क्या कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं, उससे भी आप सीखते हो। ये जो 3 डायरेक्टर्स के नाम लिए, इनमें सबसे ज़्यादा इनकी एक चीज़ बताए, सबसे ज़्यादा सख्त कौन सा है? सबसे ज़्यादा तीनों में से सख्त कोई भी नहीं था। मेरा तीनों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरीना आपा जो थी वो ऑब्वियसली शी इज़ एन एक्ट्रेस, तो वो तो मूड आपको एग्जैक्ट बताती थी क्या मूड है। ओके। एक्ट्रेस है ना, वो आपको एक्सप्रेशंस भी बता देती थी कि इस तरह करना है। अहमद भाई इज़ रियली फोकस्ड, वो पूरी स्क्रिप्ट आपको बता देते थे, वो आपको वॉइस टोन तक बताते थे, वो आपको बॉडी लैंग्वेज बताते थे कि किस तरह रखना है। और जो आबिस भाई हैं, ही इज़ टेक्निकली सो स्ट्रॉन्ग, उनको पता होता है कि उनको ये चीज़ चाहिए, और वो आपको प्रेशराइज ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे बस इस तरह करना है तुमने, और वो इतना इजीली आपको समझा देते हैं कि आपको दूसरी बार पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो मेरे मेजर सीन्स थे ना, जिसमें मुझे लगता था कि मैं किस तरह करूँगा यार, मैं बैठा होता था, वो आते थे, मैं उनको बताता था कि आबिस भाई ये सीन है, कहते थे इस तरह करना है बस। और वो एक बार मुझे टेक्निकली समझाते थे, और उसके बाद बस। अच्छा ये बताएं हमार, कि जब लोगों से मिलते हैं, स्पेशली लड़कियों से, फीमेल से, क्या सबसे पहले चीज़ नोट करते हैं? मैं आँखें, बाल, स्माइल, क्या चीज़? मुझे सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप एक लड़की की पर्सनालिटी, मैं आई डोंट गो फॉर द लुक्स, आई गो फॉर द पर्सनालिटी, कि एक लड़की कैसे आपसे इंगेज कर रही है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, इस चीज़ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ जो होती हैं ना जिन लड़कियों की, वो मुझे अच्छी लगती हैं कि यार एटलीस्ट कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट, उस तरह की लड़कियाँ। तो सबसे पहले तो मैं पर्सनालिटी नोट करता हूँ, उसके बाद फिर बोलने का तरीका बहुत ज़रूरी है कुछ, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी आप बोलो तो आपका इंप्रेशन डाउन हो जाता है। तो शक्ल सबसे एंड पे आती है। ओके, नाइस टू हियर। शक्ल सबसे एंड पे आती है, बिकॉज आई फील लाइक द ब्यूटी इट फेड्स अवे विद टाइम, लेकिन जो पर्सनालिटी है वो हमेशा रहती है। और वो उसका इंप्रेशन भी लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल होता है। व्हाट इंप्रेसेस यू इन अ वुमन? हाँ, इंटेलिजेंस आई गेस, इंटेलिजेंस, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ कि वो लड़की जिसके साथ आप बैठ के कन्वर्सेशन कर सको, और ऑन गोइंग कन्वर्सेशन हो, और ये ना हो कि वो सिर्फ अपने मेकअप के बारे में और चीज़ों के बारे में बात करे। इफ़ शी टॉक्स अबाउट लाइफ, अबाउट पीपल, एनवायरनमेंट, दुनिया में क्या चल रहा है, वो थोड़ा बोरिंग नहीं हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, अब वही मैच्योरिटी है, अब वो वक्त तो गुजर गया ना कि आप फेरी टेल्स की बात करो। आपको लग रहा है कि आप आई एम 24। या फिर तो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट यू आर वेरी यंग। लेकिन आपकी एज पता है नेट पे क्या आ रही है? 27। 31। 31? Yes, ये किस तरह, मुझे बताइए किस तरह खत्म होता है? मुझे नहीं पता, ये चेंज करना है। मुझे एक दो लोगों ने बताया है। आई एम 1997 बॉर्न। उसमें 85 मेरे अम्मी अब्बू की 1995 में शादी हुई है, तो मैं कहाँ से 31 साल का हो गया? कहाँ से डाउनलोड हुआ मैं? I don't know, I'm just telling you अपनी फीमेल फॉलोइंग के लिए ना, फॉलोअर्स के लिए। आई एम 24। वैसे डीएम में रिश्ते आते हैं आपको? बहुत सारे। हाँ, प्लीज मैरी मी वाले तो बहुत आते हैं। कोई मजे का वाकया सुना सकते, कोई इंटरेस्टिंग जो आपने पढ़ा, आप भी हंस रहे हो, बोलो यार ये तो मैं भी नहीं सोच सकता था कि ये मैसेज कुछ लोग ऑब्सेस्ड होते हैं। हाँ। थोड़ा डर भी लगता है उन लोगों से, वो कहते हैं आज ये किया हमने, ये खाया, आपने क्या किया, प्रॉपर पूरे दिन की पूरे मैसेजेस। जब बोर हो रहे होते तो आप डीएम्स ही देखते हो ना रात को बैठ के, तो आई डू नॉट एक्चुअली रिप्लाई, आई डोंट इवन ओपन, बट आई गो थ्रू। कभी कोई बहुत अच्छा किसी का आया हो, या किसी की अम्मी ने कोई दुआ लिख के भेजी हो, तो आप उनको रिप्लाई कर देते हो कि थैंक यू सो मच। या कोई बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट हो ना जो आपको बहुत पॉजिटिव लग रहा हो, तो आप उसका रिप्लाई कर देते हो। या कोई कह रहा हो कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आप बर्थडे विश कर दें, तो चलें आपकी एक बर्थडे विश से अगर किसी का पूरा दिन अच्छा गुजर जाए तो क्यों नहीं, तो वो मैं कर देता हूँ। ये चीज़ें करता हूँ। आर यू अ रोमांटिक? आई एम कैंसेरियन।
What does that mean? I don't know. Cancerians are sensitive, romantic, introvert as well. हाँ, Depends on the situation. situation. अगर ये रोमांटिक हो तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, सेंसिटिव हो तो बहुत ज़्यादा, और इंट्रोवर्ट हो तो वो भी बहुत तो ज़्यादा। आप कैसे मैनेज करते हैं अपना काम इन सारे मूड स्विंग्स और इस तरह की पर्सनालिटी के अच्छा, साथ? मेरा पता है कि ऑनेस्टली आई डू नॉट टेक माई मूड ऑन सेट। ओके, मैं वो घर छोड़ के जाता हूँ। मेरी जो लेकिन प्रॉब्लम्स हो रहा होती होता है, हैं, कुछ चल रहा होता है अंदर। चल रहा होता है, वो तो हर वक्त आए ओवर थिंक अ लॉट। कैंसेरियंस ओवर थिंक बहुत करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखें, इट्स अ जॉब। अपने 12 घंटे लोगों के साथ गुजारने, तो आपका हल्का सा भी गलत मूड, ख़राब मूड किसी का पूरा दिन ख़राब कर सकता है। सीन्स अच्छे नहीं होंगे, इन्वायरमेंट नहीं अच्छा होगा, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होगा सेट का। तो मुझे उन लोगों से बड़ी चिढ़ होती है कि जो अपने मूड स्विंग साथ लेकर आते हैं। देखिए, आप घर छोड़ के आए, आप इधर हायर किए गए हैं काम करने के लिए, उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी में हो वो आप घर जाके करें, डजेंट मैटर। लेकिन लोग करते हैं, लेकिन फिर वही बात है ना कि वो फिर लोग शायद आपको कुछ सालों के लिए नज़र आते हो, फिर वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं ले सकते, नहीं लोग बर्दाश्त कर सकते। लोगों का एक टेम्परामेंट होता है। तो पेशेंस इज़ वेरी मस्ट इस फील्ड में। तो पेशेंस, आपको बताऊँ, आई वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। मैं पहले लड़ता था, बाद में पूछता था हुआ क्या। लेकिन इस फील्ड में आके मुझे इतना पेशेंस मिल गया है, इतना पेशेंस इतना मिल गया। रगड़ा मिला कि सब्र आ गया। आई वाज अ हाँ रोलिंग स्टोन, आई वाज अ रोलिंग स्टोन। बहुत किक आउट हुआ बड़ी जगहों से, बट उसने मुझे इतना पेशेंट कर दिया कि अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ एक चीज़ नज़र आती हुई उसके सामने कि आई हैव टू बी ऑन दिस प्लेस। मैं जिन लोगों को देखता हूँ, जिनको आइडलाइज करता हूँ, मैं उनकी जगह पे आना चाहता हूँ, उनके साथ उनके लेवल पे आना चाहता हूँ। तो फिर मुझे कुछ नहीं नज़र आता। आपकी वो वीडियो इतनी मशहूर हुई थी, कौन सी वाली? घुंघरू वाली। यस। तो उसका वो आपने खुद अपना कोरियोग्राफ किया था? बिकॉज मैंने जाके एक्चुअली सुबह देखा, मुझे वो डिफरेंट लगा फ्रॉम द ओरिजिनल। हाँ जी। इट्स नॉट एग्जैक्टली वो ओरिजिनल वाला नहीं है, थोड़े स्टेप्स हैं, लेकिन वो मुझे तो ये शौक आप करते हैं, इसको परसू क्यों नहीं किया आपने जब माशाल्लाह से इतना? और उसके अलावा भी मैंने आपकी फिर बहुत सी वीडियोस देखी। अच्छा। यू आर अ ग्रेट परफॉर्मर। तो Thank इसको you नहीं so फॉलो much. करने का सोचा, कुछ इस पे अपने कुछ क्रिएट करने का जो पाकिस्तान में एक्चुअली हो भी नहीं रहा है? काफ़ी सारे प्लान्स हैं, अभी अगर बता दूंगा तो कोई कॉपी ना कर ले। या ये चक्कर भी रहता है। हाँ, तो घुंघरू जो था ना, वो एक्चुअली इट वाज अ रैंडम डांस, कोई सीखा नहीं था मैंने। अच्छा, उस वक्त पहले से प्रैक्टिस नहीं की हुई नहीं थी? की हुई थी। उसी वक्त खड़े होके स्टार्ट किया? हाँ, वाओ, वो बस मैंने वो at the लग तो moment- नहीं रहा है, हाँ, नहीं लगा। यू आर रियली गुड। हाँ, तो आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि वो इतनी पॉपुलर होगी। तो वो एक रैंडम डांस था, कज़न ने मुझे कह दिया कि यार करो करो करो, और सूट पहना हुआ था, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। क्योंकि हमेशा मेरे साथ पता है क्या होता है, जो कि मैं भागता हूँ जिस चीज़ से। अगर मैं किसी मेहंदी में चले जाऊँ ना, ये शेंडी में कज़न्स की, उठाते हैं तो वो फिर कोई ऐसा दिन नहीं होता, कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता जहाँ पे मुझे धक्के मार के स्टेज पे ना बट यू भेजा। एंजॉय इट, डोंट यू? हाँ, आई डू। तो फिर ये हुआ कि ये इस तरह कज़न की मेरी थी ये शेंडी, आई वेंट देयर, तो दे इंसिस्टेड मी टू डांस, और मैंने कर दिया। और मेरे कज़न ने वीडियो बना ली और मैंने वो पोस्ट नहीं की। फिर एक दिन मैं 2-3 महीने बाद मैं बैठा हुआ, लॉकडाउन अभी हुआ था, तो मैंने कहा लेट्स पोस्ट इट, और मैंने पोस्ट कर दी। और जब मैं सुबह उठा तो इट वाज वायरल ऑल ओवर पाकिस्तानी पेजेस। और 2-3 दिन तो ये चला, हर पेज पे मिलियंस व्यूज़, ये नहीं कि सिर्फ कोई 2-4 लाख, मिलियंस। और फिर उसके बाद दुबई के पेजेस पे, फिर ब्रिटिश पेजेस पे, और उसके एक हफ्ते बाद इंडियन सारे पेजेस पे, जहाँ पे बॉलीवुड एक्टर्स की आपके लगती है ना वीडियोस, बड़े एक्टर्स की डांस परफॉर्मेंसेस की, वहाँ पे मेरी रीपोस्ट हुई और वहाँ पे उनको 40 मिलियन व्यूज़ मिले। एंड आई गॉट सो मेनी ऑफर्स फ्रॉम इंडिया। मुझे कमर्शियल्स की कोई 6 से 7 कमर्शियल्स की ऑफर हुई, और चीज़ों की ऑफर हुई, जो कि मैं कर नहीं सका ऑब्वियसली, अभी कुछ ऐसे हालात थे। और नहीं होते तो करते आप, you would have gone for it। पहले तो मैं यही कहूँगा कि मैं पाकिस्तान में काम करना चाहूँगा, यहाँ पे नाम बनाना चाहूँगा। फिर इंशाल्लाह अगर कुछ ऐसा मुझे लगा जिसमें मेरे मुल्क की इज्जत है, और मैं जाके अगर वहाँ काम करूँगा तो मेरे मुल्क का नाम रोशन होगा, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज। ट्रू। तो दैट वाज अ मेजर हिट, और उसकी वजह से शायद मेरे प्रोजेक्ट्स भी देखे गए। क्योंकि जब वो इंडिया में हिट हुआ ना, उस टाइम पे मेरा सौतेली मामता चला था हम टीवी पे, तो उसकी इतनी इंगेजमेंट थी कि इंडिया से लोगों ने कहा कि यार लड़का कौन है। उन्होंने सर्च किया,
मेरा वो प्रोजेक्ट्स गया? उन्होंने वो देखे देखिए और सजुली मैम को भी फायदा हो गया आपकी वजह बहुत से। फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ और वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर चीज़ें बनती गई, फिर लोगों को पता चला क्या ये परफॉर्म कर सकते हैं। बड़े जितने आपके सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी मुझे कॉल्स आई, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि यार बहुत अच्छा किए। और फिर मैं आपको बताता हूँ एक सीन, उसके बाद मैंने किया BCW में, इफ़ यू रिमेंबर आप। यस आई नो। वो अभी आप पूछेंगे आई गेस। नहीं मैं आगे नहीं पूछी, आप कहानी है तो बता दें। ओके, तो उसके बाद उसी के बिहाफ पे मुझे मिला BCW। और BCW मैंने उससे पहले कभी किसी इवेंट में इस तरह परफॉर्म नहीं किया था। वो भी बड़ा ज़बरदस्त है वैसे। वो मैं कर रहा था, वो शूटिंग फॉर अ कमर्शियल कराची में। तो मुझे कॉल आई कि कल आपकी प्रैक्टिस है, परसों आपकी परफॉर्मेंस है, आप करना चाहेंगे? तो मैंने कहा कल, और कौन है मेरे साथ? उन्होंने कहा आमिर खान है आपके साथ, शी इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर। और वो कोई उन्होंने 2-3 दिन प्रैक्टिस की थी और मुझे एक दिन मिला था। तो मैंने कहा ठीक है, क्यों नहीं, मैं करूँगा। तो मैं चला गया और जब मैं गया तो कोई बहुत ही मुश्किल किस्म का डांस था, 3 मिनट का, और एक दिन था मेरे पास। तो मैंने कहा चलो शुरू हो जाओ फिर। तो मैंने किया, रिहर्स किया, पूरी रात करता रहा और सुबह जाके मैं सोया और शाम में परफॉर्मेंस थी। और जब मैंने परफॉर्मेंस दी तो उसका क्या रिस्पॉन्स था, इट वाज हाईलाइट ऑफ। कहीं से मुझे लग नहीं रहा कि आपने वो एक दिन में किया मिला है। था मुझे। यू वर रियली गुड इन दैट। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगा कि देखिए अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मैं एक नया लड़का हूँ, मुझे भी इतने लोग जानते नहीं, और एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग हैं, सब डायरेक्टर्स, सब बड़े फोटोग्राफर्स, सेलिब्रिटीज। तो आई शुड गिव माई 500%। बल्कि आई वॉज कमिंग बैक परफॉर्मेंस दे के ना, कराची में आया शनाई के स्पेल के लिए, एंड आई वॉज गोइंग बैक टू फैसलाबाद। तो एयरपोर्ट पे ना मैं वॉशरूम से बाहर निकल रहा था, एंड देयर आई सॉ इमरान अशरफ। ओके। एंड इमरान अशरफ वाज लाइक रुको 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 ज़रा, इधर तो आओ, इधर आओ, तुम्हारी तारीफ करनी है हमाद। मैंने कहा जी बताएं, क्या परफॉर्मेंस दी है तुमने यार, हीरो वाली, क्या बात है। एंड आई वाज सो हैप्पी कि यार इतना बड़ा स्टार जिसको हर कोई अब जानता है पाकिस्तान में बाहर, और जिसका इतना नाम है, जिसकी पहचान उसका काम है, वो अपने काम के थ्रू आ गया है, कोई और चीज़ नहीं, मेहनत के साथ, वो बंदा मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। और उस बंदे में ज़रा इनसिक्योरिटी नहीं, ही इज़ सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिज सेल्फ कि वो किसी की भी तारीफ़ कर सकता है। उसने मेरी तारीफ़ की, उसको ये कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं क्यों करूँ इसकी तारीफ़, बट दैट पर्सन अप्रिशिएटेड मी अ लॉट। थैंक यू सो मच इमरान, यू लव ऑनेस्टली। अच्छा मुझे बताइए, अभी आपका इश्क है चल रहा है आजकल जी, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उसमें वायलेंस है और बहुत एग्रेसिव मर्द दिखाए हैं, और मुझे लगता है टॉक्सिक भी है थोड़ा सा। तो कहीं दिमाग में आ रहा था कि यार मैं, मतलब दानिश से लेके जो भाई है इसरा का ना, और आपका कैरेक्टर भी, आप भी जान के पीछे पड़े हैं। भाई तो अब तान ली गन पे उसकी शादी निकाह भी करा दिया। कहीं दिमाग में आ रहा था कि यार माशाल्लाह से यू आर एन इन्फ्लुएंसर, कि मैं एक गलत तरह की प्रैक्टिस भी इस्टेब्लिश कर रहा होता हूँ आजकल। तो जब खुद भी आप इतने यंग हैं, खुद भी कह रहे हैं कितने आप गुस्से में आ जाते थे, तो हम ये थॉट्स आती हैं दिमाग में जब आप स्क्रिप्ट कर रहे होते हैं, या ऑनेस्टली उस वक्त आपको रियलाइज़ नहीं हुआ और अब आप शायद देख के ऑन स्क्रीन सोच रहे हो कि अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जो कि नहीं हो रही सोसाइटी में। तो लेकिन वैलिडेट करना तो अलग बात होती है ना उस चीज़ को। आई गेस उसके आप कॉन्सिक्वेंसेस बाद में बताते हो ना कि क्या हुआ। प्रोजेक्ट तो अभी मिडिल में है, अभी तो इसके आगे पता चलना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, इन कैरेक्टर्स का जो एंडिंग होगी वो क्या होगी, क्या आपको मैसेज मिलेगा, वो तो एंड पे मिलेगा। तो मुझे लगता है हाईलाइट करना चाहिए। मुश्किल ये होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब भी आप कोई चीज़ डिफरेंट लेके आते हो ना, तो एक बार माशरे को हिलाती है, लेकिन वही चीज़ सबसे ज़्यादा देखी भी जाती है। इश्क है इज़ ट्रेंडिंग दीज डेज, 1-1 मिलियन व्यूज़ 5-5 घंटों में, क्यों है? अगर लोग ना पसंद कर रहे हो तो क्यों लोग देखें? प्रोजेक्ट्स फ्लॉप भी होते हैं, एक दिन में लोगों को 5-5 लाख व्यूज़ भी आते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स को। दिस प्रोजेक्ट इज़ गेटिंग लाइक 5 to 6 मिलियन व्यूज़ इन अ वीक, व्हाई? बिकॉज पीपल आर वॉचिंग इट। तो आई गेस ये करना चाहिए आपको, सोसाइटी में जो चीज़ें उनको हाईलाइट करना चाहिए और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाते हैं। अच्छी चीज़ ये हमारे प्रोजेक्ट थी कि ये अपने जो इनका एंडिंग पार्ट होते हैं उसमें सब कुछ बताते हैं किसका क्या बना, किस कैरेक्टर का।
जिसने बुरा किया जिसने अच्छा किया उसको क्या उस चीज़ की सज़ा मिली या क्या रिवॉर्ड मिला, वो एंड पे पता चलता है सबको। चलें हमाद से हम इसी तरह की गुफ्तगू कुछ अरसे बाद करेंगे जब हम थोड़े से और आगे अपने करियर में जा सकेंगे। इस वक्त हम मूव करते हैं एक थोड़े हल्के सेगमेंट पे। हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम कहते हैं आप प्रिटेंड करें आप एक दिन उठे हैं और आप हमाद नहीं हैं, ओके, आप कोई और हैं, ऑलराइट, ठीक है। तो एज दैट पर्सन जब आप उठेंगे तो आप क्या करेंगे? अच्छा, तो आप सुबह उठे और आप हमायूं सही थे, तो क्या करेंगे? मैं सुबह उठ के सबसे पहले हमादू कॉल करूंगा और कहूंगा कि मेरी मूवी में तुम लीड कैरेक्टर कर रहे हो। वाह वाह, हमारी से खुद साइड पे हो जाएंगे, आपको कैरेक्टर दे देंगे। काइंडली हुमायूं भाई ये कर देगा मेरे। अफान वहीद, अफान वही सिंगिंग करूंगा। sings well? अफान लव्स टू सिंग, वो बताते नहीं है लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं। अफान बता दिया मैंने। अब अफान नहीं आएंगे हमारे शो पे, वैसे तो आ चुके हैं एक दफा, लेकिन अब नहीं आएंगे। ही सिंग्स वेल, बड़ी अच्छी आवाज है अफान। इंग्लिश उर्दू दोनों या तो बर्बाद कर दो। ये इन्होंने खुद को भी फंसा दिया, अभी हम इस पे आने वाले हैं इसके बाद। ओके, रणवीर सिंह। ब्रश ऑफ कर दूंगा। जाके हमारी की वीडियो को नहीं लाइक करेंगे और बोलेंगे यार ये बंदा क्या परफॉर्म करता है। नेक्स्ट सॉन्ग में इससे इम्प्रेस होकर कर रहा हूँ। कर भी सकते हैं लेकिन अभी उतना नाम नहीं ना बना, जब वो बन जाएगा तो फिर इंशाल्लाह क्यों नहीं, बल्कि वो कहेंगे मैं काम करूंगा हमाद के साथ। लाइक तो बहुत ऐसे वैसे ये भी बड़े मजे का स्टंट्स आप दोनों साथ कर रहे हो, दैट वुड बी अ रियली एक्साइटिंग प्रोजेक्ट। बिल्कुल हो सकता है, नेवर से नेवर, इसमें क्या बात है। नहीं मैं कुछ और सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? किस लिए एक्साइटिंग होगा? वो आप जानते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, आप खुद सोच रहे हैं। मिनाल खान, जो एमिन की बेटी है उसके साथ खेलूंगा। शी इज वेरी क्यूट। ओके, अच्छा अभी एक रैपिड फायर है और इसमें कुछ तो इजी चॉइसेस हैं, कुछ में थोड़ा सा आप हमें स्टोरी सुना सकते हैं। जब मैं पूछूं कि कोई चीज़ तो आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। टिकटॉक और यूट्यूब? टिकटॉक बिकॉज आई फील लाइक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू इंगेज, क्योंकि जितने बाहर की सेलिब्रिटीज़ है, विल स्मिथ वगैरह, एवरीवन इज़ ऑन टिकटॉक, दीपिका पादुकोण इज़ ऑन टिकटॉक, बट द थिंग इज़ हमारे लोग को इस्तेमाल नहीं करना आता। व्हाट आई डू इज़ आई पोस्ट माई BTS ड्रामास की कि डू वॉच इश्क है दिस डे दिस टाइम, तो उस पर अगर 6 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं तो 60 लाख में से 10 लाख लोग तो देखेंगे ना, तो मुझे तो इंगेजमेंट मिलेगी। तो मैं तो इस तरह अपने चीज़ों को प्रमोट करता हूँ, मैं ये नहीं करता कि मैं वो अलग क्रिंज चीज़ें लगाऊँ। तो आई फील लाइक टिकटॉक इज़ गुड। ओके ओके, डांसिंग और मॉडलिंग? डांसिंग, मॉडलिंग इज़ वेरी उसमें आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड होके और बहुत मुझे ऐसा लगता है कि दब के बैठना पड़ता है और एक ही पोज में। तो डांसिंग इज़ लाइक यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, एनर्जेटिक, यू फील गुड, तो डांसिंग। बिरयानी और पिज़्ज़ा? बिरयानी। शहनाई और परदेस? बोथ। ना, अब तो चूज़ करना पड़ेगा। वो नहीं, शहनाई, परदेस, इश्क है। हाँ तीनों। नहीं, एक चूज करना पड़ेगा। ये एक तो नहीं हो सकता ना, ये तो आप मुझे या तो बाहर फेंक दें, आप एक ही काम कर सकते हैं। हमाद कुकिंग फॉर हिज डेट और हमाद सिंगिंग फॉर हर? कुकिंग। ओके, हमाद ऑन कोक स्टूडियो और हमाद ऑन पाकिस्तानी आइडल? कोक स्टूडियो। व्हाई? आई लाइक कोक स्टूडियो। यू लाइक कोक स्टूडियो? Yep. ये लोग रमशा खान, अफान वहीद, दुरेफिशा, दानिश तैमूर एंड मिनाल खान। मैंने तीनों ड्रामों को कवर कर लिया ना? या सो इनमें से मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रही हूँ, आपने बताना है कि कौन इनमें से क्या करेगा। कौन आपका फ़ोन सबसे पहले उठाएगा? कौन मेरा फ़ोन सबसे पहले उठाएगा? अफान। आपकी बड़ी दोस्ती है उनसे? He's a great person. ओके, किसके साथ आप बड़ी डीप मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं? रमशा के साथ मेरी इस तरह की बॉन्डिंग है, मैं कर लेता था डीप। किस किस्म की बातें करते थे आप लोग? क्या मतलब कुछ भी टॉपिक्स पे इतनी डीप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो? रमशा इज सो स्वीट, शी इज सो जेन्युइन कि आप कोई भी अगर उससे बात कर रहे हो ना तो आपको ये नहीं होता कि यार मुझे इससे बातें करनी चाहिए, नहीं, तो शी इज ऑलवेज देयर टू लिसन। ओके, अभी थोड़ा फनी सा है। हु विल आस्क यू कि आप नेक्स्ट शॉट में अपने शूज़ चेंज करें? अपने शूज़ चेंज करें? दानिश कहेंगे, क्योंकि उनके अपने पास शूज़ की कलेक्शन बड़ी अच्छी होती है। तो उनको होगा कि यार ये भी कोई अच्छे मैच करके। हाँ, अच्छा, कौन आपको बताएगा कि आपको रीटेक की ज़रूरत है? कौन कौन रहेगी? दुरेफिशा, मिनाल? कोई भी इनमें से दोबारा भी कर सकते हैं। मिनाल विल टेल यू। हाँ, मिनाल बता देगी मुझे। कोई हुआ सीन जिसमें मिनाल ने बोला या कोई वाकया? मुझे ऐसा लगता है कि मिनाल इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर ना,
तो वो कहीं ना कहीं सीन जाने नहीं देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा, अगर लेकिन मैं अभी तक हुआ है ऐसा कि जब हम मिनाल ने बोला, वो गलत नहीं किया, पर मिनाल बोले हम आज ऐसे कर लेते तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नहीं, अभी तक कहा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कभी करूंगा तो मिनाल ज़रूर मुझे कहेगी कि यार इसको तुम इस तरह कर लो, क्योंकि वो परफॉर्मेंस के बारे में उसको होता है कि यार अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस हम लोग दें। कौन इनमें से आपके ऊपर कोई प्रैंक खेल सकता है? ऑन प्रैंक आई गेस दानिश, वो थोड़े हैं मजाक करने कुछ वाले। किया उन्होंने सेट पे अभी तक? मुझे लगता है ऐसा वो कर सकते हैं, शायद, मे बी। ओके। कौन आपको प्लेट ऑफ बिरयानी ऑन सेट ट्रीट करेगा? रमशा, क्योंकि रमशा आई स्टिल रिमेंबर शी यूज्ड टू ऑर्डर बन कबाब फॉर अस, वो चीज़ वाले, तो हमने बड़े खाए हैं शनाई के सेट पे। तो शी इज़ अ फूडी एंड आई एम अ फूडी एज वेल, तो वो डेफिनेटली करेगी। ओके। कोई सेट से बात बता सकते शनाई से मज़े की हमें? शनाई की तो सारी यादें बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि एक तो OST की शूट, फिर ऊपर से लाइट हार्टेड रोम कॉम, और इतने सारे लोग एक साथ, इवेंट्स ही इवेंट्स, कितने इवेंट्स थे, 4-5 इवेंट्स थे, और तैयार होने का बड़ा चांस मिला, तैयार होने का चांस मिला। फिर जो सीनियर्स हमारे, इतने सारे सीनियर्स के साथ काम करने का मौका मिला, और शनाई मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था ना यवाई के साथ, तो उससे बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। ओके। और परदेस कैसा आया आपके पास? परदेस इज़ रियली गुड। परदेस में सबसे बेस्ट चीज़ तो ये थी मेरी ना आपा, जो कि जिनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ और जिनके साथ तो पहली बार, सॉरी आपकी बात करूँ, पहली बार मिले होंगे तो स्टार स्टक थे मरीना खान को देख के? बिल्कुल, आवाज़ निकल रही थी, परफॉर्म हो रहा था? आवाज़ निकल रही थी, परफॉर्म हो रहा था, क्योंकि वो बहुत स्वीट है। लेकिन पिक्चर का मैंने फ़ौरन कहा था कि वो पिक्चर लेनी है मैंने आपके साथ। ओके। हाँ, तो ये था। परदेस की सबसे बेस्ट चीज़ थी मरीना आपा, सरमद। सरमद वॉज सो गुड। ऑनेस्टली जब मैं सेट पे जा रहा था ना, मैं सोच रहा था सरमद खूसेट, तो मुझे लग रहा था कि कोई बहुत ही एरोगेंट होंगे या पता नहीं किस तरह के, बट दैट गाय इज़ सो डाउन टू अर्थ, सो स्वीट। ही यूज्ड टू ऑफर अस डोनट्स। हर रोज़ वो सेट पे डोनट्स मंगवाते थे सबके लिए, और सबको ऑफर करते थे। अगर कोई मिसिंग है तो उसको आके बुलाते थे कि यार तुम्हारे वो डोनट रहते हैं। बहुत पसंद है। He's a great guy, very loving, very caring. Thank you so much for your time, Hamad. Thank you so much for having me. It's a great pleasure to be on your set. और I always wanted to be a part of Fushia interview, लेकिन बस वो कहते हैं ना, सही वक्त पे इंसान जहाँ पे वो वही बेहतर होता है। So thank you so much for having me. It's a great honor. टाइम निकाला, मुझे पता है आपकी शूट चल रही है, हम काफ़ी दिन से बात कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। But thank you so much and आई होप कि आपका आगे का जर्नी बड़ा अच्छा हो, आसान हो, और आपको ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स मिले और आपका क्राफ्ट और से और अच्छा होता जाए, एंड कि हम आपको बहुत जल्द दोबारा अपने शो पे बिल्कुल जी, इंशाल्लाह बुलाएं इंशाल्लाह। और फिर हम उस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। ये तो पहला एक इंटरव्यू था जिसमें हम आपके बारे में जानना चाह रहे थे। अगली बार होपफुली इंशाल्लाह वील हैव अ मोर कैरेक्टर बेस्ड इंटरव्यू। डेफिनेटली इंशाल्लाह। ये क्यों किया आपके कैरेक्टर ने, ये क्यों नहीं किया, और ऐसा क्यों, और मैं बैठा हूँगा डिफेंड करने के लिए। डिफेंड नहीं, कन्वर्सेशन भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि हम बोले यार कितना अच्छा कर दिया था ना, और उस कैरेक्टर ने ये क्यों नहीं किया। सो इट कैन गो बोथ वेज। या डेफिनेटली व्हाई नॉट, इंशाल्लाह। देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सोचा हुआ है ज़िंदगी में करना है। बस अपने ही मैं 100% दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, फोकस्ड हूँ। ये मेरा एक पाथ है, ना मुझे इधर नज़र आ रहा है कुछ, ना यहाँ पे। मैंने वहाँ पहुँचना है, और उसके लिए मैं अपनी पूरी जान लगाता हूँ। इट्स नॉट एन ईजी फॉर अ न्यू कमर टू सर्वाइव। हम लोगों को लगता है कि यार, हमारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को लगता है कि यार एक्टर ये क्या तो जाके सेट पे मज़े करता होगा। उनको नहीं पता इसके पीछे कितनी मेहनत है, इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, इसके पीछे कितना खून पसीना है। आप प्रॉपर मजदूर हो, आप प्रॉपर सूटेड बूटेड तैयार हुए मजदूर हो आप, जो कि रोज़ 12 घंटे की दिहाड़ी लगाता है सेट पे। और शुरू में तो स्ट्रगल और भी होती है, बिकॉज आपको एटीट्यूड से भी पुट अप करना पड़ता है। बिल्कुल, चाहे कोई बोले नहीं बोले, आई एम श्योर एक न्यू कमर को बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। एक न्यू कमर, अच्छा मुझे ऐसा लगता है, बी नाइस टू न्यू कमर्स। जो आई हैव सीन पीपल, मैं तो वैसे इंसान हूँ कि जो मेरे साथ जैसे मैं उस तरह का हो जाता हूँ, और मुझे कुछ और नहीं, किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं, मेरा काम से ताल्लुक़ है। लेकिन जो लोग नए होते हैं ना, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है कुछ, उनके साथ नाइस रहें, क्योंकि यू नेवर नो कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। वो लोग बेचारे क्या छोड़ के आ रहे हैं पीछे, क्या उनका एम है, उन्होंने क्या ज़िंदगी में करना है। तो उनको जज अभी ना करें, उनको कुछ टाइम दें, उनको अपना काम करने दें,
हाँ जब वो इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि आप उनको जज करना शुरू हो तो ठीक है, अभी दे गोइंग थ्रू अ लॉट, तो उनके लिए थोड़ी आसानियाँ पैदा करें, बिकॉज अल्लाह ताला कहते हैं कि आप अपने बंदों के लिए अगर आसानी पैदा करोगे तो मैं आपके लिए आसानी पैदा करूँगा। तो मुश्किलें तो बहुत पहले ही हैं ज़िंदगी में, क्यों ना एक दूसरे के लिए कुछ आसानी पैदा कर दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। एंड आई एम श्योर हम आज भी नए न्यूकमर्स के साथ और भी उनको गाइड भी बड़े अच्छे पॉइंट्स भी दिए और आगे सेट्स पे भी आई ट्राई माई बेस्ट टू बी नाइस टू एवरीवन। मुझे ऐसा लगता है मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने हमेशा एक चीज़ में बिलीव की है कि अगर आप लोगों के साथ अच्छे हो ना, आप किसी के लिए कुछ मुश्किल वक्त गुजर है किसी का, या किसी बुरी चीज़ से गुजर है, मुश्किल उसके लिए वो सिचुएशन है, आप थोड़ी सी कोशिश करके उसको खुश कर दो, उसको दिलासा दे दो, उसको उस डिप्रेशन में से निकाल लो। ट्रस्ट मी, आपके लिए अल्लाह ताला इतने रास्ते खोल देता है आपको पता भी नहीं चलता। सही बात है। तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों के साथ अच्छे हों, आपका इखलाक ही है। बहुत सारे एक्टर्स हैं, बादशाह, बड़े पॉलिटिशियंस, लॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, कितने एक्टर्स आए, सब चले गए, सब चले गए। जिन्होंने अच्छे काम किए, जिनका इखलाक अच्छा था लोगों के साथ, उनका नाम आज तक है। जिनका नहीं था उनको कोई नहीं पूछता। जब आप ख़त्म हो जाते हो तो आपका नाम ख़त्म, आप सिर्फ एक मैयत रह जाते हो, ठीक है, आपको लोग मैयत के नाम से बुलाते हैं। तो इस नाम का क्या गुरूर है, जाते जाते भी इतनी फिलोसॉफिकल बात करते इस नाम का क्या गुरूर है। आप अपने काम से अपनी पहचान बनाओ, लोगों के साथ अच्छे रहो, जितने बड़े नाम बन जाते हो ना उतना हम्बल हो जाओ, अल्लाह ताला देखना आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। सही बात है, बहुत ही खूबसूरत बातें कर रहे हैं हम आज, और अल्लाह करे कि आपके आगे चीज़ें आसान हो, कामयाबी हो, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. We look forward to seeing you back in our studio very soon, inshallah. Thank you very much. Thank you very much.